दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। 1970 के दशक में भारत ने श्वेत क्रांति यानी दुग्ध के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थिति हासिल करके अपने आप को न केवल दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि वर्तमान में उसके माध्यम से वह विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी बन गया। अगर भारत वर्तमान में अपने घरेलू स्तर पर उपभोक्ता स्तर को बनाए रखना चाहता है, उपभोग व्यय को बनाए रखना चाहता है, जहां तक कि हम दूध की बात करते हैं, और वहीं दुग्ध उत्पादन में वैश्विक स्तर पर लगातार प्रतिस्पर्धी रहना चाहता है, तो उसे श्वेत क्रांति 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यानी फार्म गेट पर उत्पादन की लागत को स्थिर रखना और उसे कम से कम बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। आज बात हम श्वेत क्रांति 2.0 पर करेंगे, उसके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर करेंगे और ये देखेंगे कि इसके सामने आने वाली चुनौतियां क्या है। तो आज हमारे टॉपिक का नाम होगा श्वेत क्रांति 2.0 क्या है चुनौतियां। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक पर हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके बाद हमारे लिए जानना जरूरी है कि श्वेत क्रांति 2.0 वस्तुतः है क्या, इसके सामने आने वाली चुनौतियां क्या होंगी और इन चुनौतियों के समाधान के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। उसके एनिमल रियरिंग के साथ साथ जो कृषि उत्पादन है उस जैसे खंडों से जोड़ करके आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराई जा रही है। वहां डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले श्वेत क्रांति 2.0 की बात करते हैं और उसको जानने से पहले आपको 1970 के दशक में और खासतौर से 1970 से ही शुरू हुई भारत की पहली श्वेत क्रांति के बारे में भी जान लेना चाहिए। इस श्वेत क्रांति मतलब 1970 में हमने ऐसा कदम उठाने शुरू किए जिससे धीरे धीरे लगभग 6 वर्षों की स्थिति में ही यानी 1970 के दशक में ही भारत में लगातार दूध का उत्पादन बढ़ता चला गया और इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने विशेष योगदान दिया जिसको हम वर्गीज कुरियन के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से भारत यानी श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत न केवल दुनिया में न केवल भारत में आत्मनिर्भर हुआ दूध के उत्पादन में, बल्कि धीरे धीरे दुनिया में भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरता चला गया और वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। तो इसमें श्वेत क्रांति की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर भारत वर्तमान में अपने घरेलू उपभोग स्तर को बनाए रखना चाहता है, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना चाहता है, तो भारत की जो सबसे बड़ी चुनौती है, विशेष तौर से अगर श्वेत क्रांति 2.0 की हम चुनौती कहें तो वो ये है कि उत्पादन केंद्र पर ही यानी फार्म गेट पर ही दूध उत्पादन की लागत को कम करना है। और क्योंकि वर्तमान समय में न केवल दूध भारत में एक महत्वपूर्ण खाद्य वस्तु के रूप में उभर रहा है, बल्कि इसकी कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं तो इससे न केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा भारतीय दूध की कम होगी, बल्कि घरेलू उपभोग भी कम हो सकता है और यही सबसे बड़ी चुनौती श्वेत क्रांति 2.0 के सामने है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता हाल ही के एक सर्वेक्षण से पड़ी है। हाल ही में एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ है भारत सरकार का जिसका नाम है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23। क्या कहा गया है इस सर्वेक्षण में? इस सर्वेक्षण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के उपभोग के बारे में अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। क्या कहा गया है उसमें कि एक औसत व्यक्ति ग्रामीण भारत में और शहरी भारत में दूध पर अलग अलग खर्च करता है। कैसा खर्च करता है? जैसे सबसे पहले तो इसी ने यही कहा है कि दूध ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारत की शीर्ष खाद्य वस्तु के रूप में उभरा है। ग्रामीण भारत में एक औसत व्यक्ति दूध पर कितना उपभोग व्यय कर रहा है? दूध और डेयरी उत्पादों का जो उसका मासिक मूल्य है यानी महीने में कितना खर्च करता है? दूध पर 314 रुपये खर्च करता है। मासिक मूल्य औसत इसका निकाला गया है प्रत्येक भारतीय का, तो ये औसत मूल्य के रूप में चीजें प्रस्तुत की जा रही है। जबकि ग्रामीण भारत में सब्जियों पर एक औसत व्यक्ति 203 रुपये खर्च करता है, अनाज पर 185 रुपये खर्च करता है,
अंडा, मछली और मांस पर 185, फलों पर 140 और खाद्य तेल पर 136 रुपये खर्च करता है। वहीं अगर हम शहरी भारत की बात करते हैं तो एक औसत व्यक्ति डेयरी और उससे संबंधित उत्पादों पर जो मासिक खर्च है वो औसत रूप में 466 रुपये करता है। और वहीं फलों पर 246 रुपये, सब्जियों पर 203 रुपये, अनाज पर 235 रुपये, अंडा, मछली और मांस पर 185 रुपये और खाद्य तेल पर 153 रुपये खर्च करता है। इन सभी आंकड़ों से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दूध एक मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। इसलिए दूध के सामने आने वाली चुनौती, विशेष तौर से श्वेत क्रांति 2.0 के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दो प्रतिकूल स्थितियां दूध के सामने आ सकती हैं। क्यों, कौन कौन सी प्रतिकूल स्थिति है? जैसे लगातार उपभोग मांग इसकी बनी, उपभोग मांग यानी लगातार भारतीयों की एक फेवरेट चॉइस बनी हुई है खाद्य पदार्थ के रूप में दूध की। तो इसकी उपभोग मांग अगर उच्च स्तर पर रहती है तो ये मुद्रास्फीति को भी जन्म दे सकता है, यानी दूध की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही जो उत्पादन केंद्र है वहां पर किसानों से मिलने वाले चारे यानी कच्चे माल की सामग्री की लागत में अगर बढ़ोतरी होती है तो दूध की स्वाभाविक रूप से कीमत बढ़ जाएगी, यानी वो मुद्रास्फीति को जन्म स्वाभाविक रूप से देगा। इसके लिए हम उपभोक्ता मामले मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं, जो आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में दूध की अखिल भारतीय मॉडल के आधार पर, यानी सभी को मिलाकर के एक सामान्य कीमत अगर हम निकाली जाए तो उसके आधार पर जो कीमत है पिछले 5 वर्षों में, वो दूध की 1 लीटर दूध की कीमत 42 से 60 रुपए पहुंच गई है, 1 लीटर दूध की कीमत। और इसमें से जो ज्यादातर बढ़ोतरी हुई है वो पिछले 1 वर्ष में हुई है, जहां पर दूध की कीमत 52 रुपए प्रति लीटर से 60 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो ये बात हुई दूध की कीमतों की। और अगर दूध की कीमतों के एक आधार की बात करें, जहां पर जो पशु दूध पैदा करते हैं, गाय दूध पैदा करती है, भैंस दूध पैदा करती है, दूध उत्पादन करती है, उसके लिए चारे की बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता होती है, कच्चे माल और सामग्री की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी खाद्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके। तो इनकी कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी डेयरियों को, किसानों को भुगतान की जाने वाली खरीद कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट के माध्यम से हम इस प्रकार से देख सकते हैं, प्राइस ऑफ फोडर यानी चारे की कीमतें, फीड एंड इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से 2018-19 से 2023-24 में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जैसे अमूल दान का जो चारा है उसमें 1117 रुपये से बढ़कर के 1540 रुपये हो गया है। इसी प्रकार से अमूल पावर दान 1345 रुपये से 1950 रुपये हो गया है। इसी प्रकार से डी आइल्ड राइस ब्रान मेज यानी मक्का, रेपसीड एक्सट्रैक्शन, मोलासिस, ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर, इन सभी की कीमतों में अगर आप देखेंगे तो एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी पशुओं के चारे में लगातार बढ़ोतरी की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। अगर पशुओं का चारे में बढ़ोतरी होगी तो स्वाभाविक रूप से है कि दूध की कीमत में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इन कीमतों को नियंत्रित करना, इन चुनौतियों से पार पाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से इन चुनौतियों से पार पाई जा सकती है? ताकि न केवल घरेलू स्तर पर मांग प्रभावित हो बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी भारत की बनी रहे और किसानों की आय को भी बनाए रखा जा सके, किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो। इस प्रकार का समाधान हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है लागत को कम करना। इसका एकमात्र उपाय है कि लागत को कम किया जाए। किस प्रकार से लागत कम की जाएगी? इसका एक महत्वपूर्ण तरीका है कि प्रति पशु दूध उत्पादन को बढ़ाया जाए। चाहे गाय से होने वाला दूध उत्पादन हो, चाहे भैंस से होने वाला दूध उत्पादन हो, उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए क्या तरीका है? एक तो हम आनुवंशिक सुधार कर सकते हैं, जेनेटिक रिफॉर्म कर सकते हैं और नई प्रजनन प्रौद्योगिकियों को अपना सकते हैं। जैसे एक सामान्य क्रॉस ब्रीड गाय, एक सामान्य संकर गाय हमारे यहाँ 24 से 30 महीने में पहली बार किसी बच्चे को जन्म देती है, किसी बछड़े या बछड़ी को जन्म देती है, नर बछड़ा या मादा बछड़ा को जन्म देती है। और अपने जीवन काल में वह 5 से 7 बछड़े यानी मादा बछड़े या नर बछड़ों को जन्म देती है। और इसका जो सामान्य प्रजनन मार्ग होता है वो या तो प्राकृतिक होता है या कृत्रिम गर्भाधान होता है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में केवल 50% मादा बछड़ों के पैदा होने की संभावना रहती है। तो अगर हम इस संभावना को बढ़ा दें, जहां पर हमें सामान्य प्रजनन मार्ग से केवल 50% मादा बछड़ों की प्राप्ति होती है, अगर हम कोई ऐसी टेक्निक अपनाएं
जहां पर हमारी इस मादा बछड़ों को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाए, तो उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने यहाँ दूध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन से मादा बछड़ों के पैदा होने की संभावना को 90% तक बढ़ाया जा सकता है। क्या है ये? चयनित लिंग वीर्य के माध्यम से, अगर चयनित लिंग वीर्य के माध्यम से हम मादा बछड़ों के पैदा होने की संभावना को 90% तक बढ़ाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास मादा बछड़ों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन मादा बछड़ों के साथ समस्या क्या है कि वो अपने जीवन काल में 5 से 7 बछड़ों को ही जन्म दे सकती हैं, और साथ ही दूध उत्पादन की क्षमता की सीमाएं हैं। तो दूध उत्पादन की समस्या का समाधान करने के लिए हम भ्रूण स्थानांतरण तकनीक को अपना सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी गाय की जो उच्च आनुवंशिक योग्यता है, यानी जो दूध उत्पादन करने देने की क्षमता है, उसको बढ़ाया जा सकेगा। हाई जेनेटिक मेरिट जो है किसी गाय की, उसको बढ़ाया जा सकता है, और इसके माध्यम से अधिक दूध उत्पादन संभव हो सकता है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण तकनीक है एस्पिरेशन पंप तकनीक। एस्पिरेशन पंप तकनीक, इस तकनीक के माध्यम से किसी गाय के अंडाशय से सीधे अपरिपक्व अंडाणु प्राप्त किए जाते हैं। उन्हें 24 घंटे के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है। जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो शुक्राणुओं की को शामिल करके एक युग्मनज प्राप्त किया जाता है, और उसके 6 दिनों बाद उस जो परिपक्व युग्मनज होता है उसे एक हाई यील्ड, एक उच्च आनुवंशिक योग्यता वाली गाय में प्रवेश करवा करके उसके दूध उत्पादन की बेहतर स्थितियों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तकनीक है जहां पर न केवल मादा बछड़ों की अधिक संख्या को प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि उनसे होने वाले दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। समाधान इसका एक महत्वपूर्ण यह है कि पशुओं के लिए जो आहार है, जो चारा है, उसकी कीमतों को एक सामान्य स्तर पर लाया जाए, उसकी कीमतों में एक स्थिरता प्रदान की जाए। इसके लिए सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है कि वो अधिक उपज देने वाली प्रोटीन युक्त हरे चारे की घास की खेती को प्रोत्साहन दे, और साथ ही जो महंगे पशु आहार है और जो तेल आहार ऑयल मील कॉन्सेंट्रेट्स हैं, उन पर निर्भरता को कम किया जाए। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम हाल ही में अमूल द्वारा उठाया गया है, जिसने आनंद के सारसा में एक प्लांट लगाया है जो 30 टन प्रतिदिन टोटल मिक्स्ड राशन का उत्पादन करेगा। ये जो चारा खरीदेगा वो कृषक उत्पादक संगठनों के जो कृषक हैं और जो अपने यहाँ ज्वार, बाजरा और राई जैसे चारे का उत्पादन करते हैं, उससे इसकी आपूर्ति संभव हो सकेगी। एक सामान्य तौर से आप देख सकते हैं साइलेज फॉर्म में। तो इन सभी चीजों के माध्यम से अपने यहाँ जो लागत है, उत्पादन केंद्र पर लागत को कम किया जा सकता है। दूध उत्पादन केंद्रों पर ही उनकी लागत को कम करके दूध की कीमतों में एक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। और भारत श्वेत क्रांति 2.0 के एक तरह से जहां पर वो न केवल अपने दूध उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में सक्षम होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा को भी बनाए रखने में सक्षम होगा, उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकेंगे। यानी श्वेत क्रांति 2.0 के लिए साल दर साल खरीद कीमतों में वृद्धि के विपरीत फार्म गेट पर उत्पादन लागत को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि न केवल अपने यहाँ मादा बछड़ों की संख्या बढ़ाई जाए, बल्कि उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जा सके। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक सूचना है। दृष्टि IAS UP PCS फाउंडेशन बैच सामान्य अध्ययन से संबंधित, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस शामिल है और नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसका बैच कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन जल्द से जल्द इसमें ले सकते हैं। ये क्लासेस जो है लाइव ऑनलाइन फॉर्म में चलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसी तरह से RAS फाउंडेशन बैच सामान्य अध्ययन का, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल है, इसकी भी लाइव ऑनलाइन फॉर्म में क्लासेस शुरू होंगी। क्लासेस 28 मार्च से शुरू होंगी। इसमें भी एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, एडमिशन ओपन है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य ध्यान निम्नलिखित में से किस गतिविधि पर अपेक्षित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्पादन केंद्र पर लागत कम करना, मादा गायों की संख्या बढ़ाना, प्रति गाय दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करना, या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।